इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज एक बिल्कुल फ्रेश टॉपिक को शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम है अ क्लोजर लुक दी चोलाज। चोलाज के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये चोलाज क्या हुआ करता था, एक बहुत बड़ा डायनेस्टी हुआ करता था। मतलब कि चोलाज एक बहुत बड़े डायनेस्टी हुआ करते थे जिसमें अलग अलग प्रकार के राजा भी हुए हैं। ठीक है, जैसे आप इसको सिंपल से ऐसे समझिए, मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर का मतलब हो गया वो सारे मुसलमान राजा के बारे में बात हो रहा है जो उस समय पे मुस्लिम थे। मतलब कि मुगल एम्पायर मतलब ऐसे राजा जो क्या ऐसे हैं, मुस्लिम हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे चोलाज के बारे में बात हो रहा है। चोला डायनेस्टी के बारे में हम बात करेंगे। तो चोला डायनेस्टी है आपका मतलब बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत दूर तक फैला हुआ है। और क्या आपको लगता है कि किसी एक सिंगल राजा से इतना बड़ा साम्राज्य चला पाना पॉसिबल है? नहीं है। तो चोलाज क्या हो गया, हमारा बहुत बड़ा डायनेस्टी हो गया, बहुत बड़ा साम्राज्य हो गया जिसमें राजा अलग अलग प्रकार के पाए जाएंगे। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे चोलाज के बारे में। आइए, तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा फ्रॉम उरेयर टू थंजवर। फ्रॉम उरेयर टू थंजवर, ये उरेयर और थंजवर दो अलग अलग जगह है। इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर उरेयर से लेकर थंजवर में क्या हुआ था और यहाँ पे इसका क्या हिस्ट्री दिया गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है अ माइनर चिफली फैमिली नोन एज द मुटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कावेरी डेल्टा मतलब कावेरी नदी के बारे में बात हो रहा है। तो कावेरी नदी के आसपास वाले इलाके में एक छोटा सा राजा का परिवार राज करता था, उसका नाम था मुट्टियार। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिंपल सा यहाँ पे है अ माइनर चिफली फैमिली नोन एज द मुट्टियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। तो कावेरी जो नदी है ना, कावेरी नदी के आसपास वाले इलाका में एक राजा का परिवार मतलब पूरा परिवार ही मिलकर रूल करता था। उस परिवार का नाम था मुट्टियार। क्या नाम था? मुट्टियार। तो ये मुट्टियार परिवार जो है राजा का परिवार है, लेकिन राजा इतना पावरफुल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये राजा जो है ये बहुत छोटा सा राजा है, कम पावरफुल है, उतना इसका दायरा बड़ा नहीं है। बस ये कहाँ तक कब्जा कर पा रहा है? कावेरी के आसपास ही कब्जा कर पा रहा है। ठीक है, मतलब कि कावेरी नदी के आसपास में ही मुट्टियार फैमिली का कंट्रोल है। और मुट्टियार है कौन? ये राजा का पूरा परिवार है। ठीक है, आगे दे वेयर सबॉर्डिनेट टू द पल्लव किंग्स ऑफ कांचीपुरम। लेकिन ये जो है ना, चूंकि छोटा राजा है तो ये एक बहुत महान राजा के अंदर में काम करता है जो कि कांचीपुरम का राजा है, उनका नाम है पल्लव किंग्स। ठीक है, सिंपल से ध्यान रखिए, कांचीपुरम का राजा पल्लव। कांचीपुरम का राजा कौन? पल्लव। और ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा बड़ा इनका दायरा है, इनका साम्राज्य थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। तो इसके अंदर में ही आता है कौन? मुट्टियार। ठीक है, तो सिंपल से आपको ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि थोड़ा ज़्यादा बड़ा राजा जिसका साम्राज्य थोड़ा ज़्यादा बड़ा है वो है पल्लव। और वो कहाँ का राजा है भाई? कांचीपुरम का राजा है। चूंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा राजा है तो उसके अंदर में ही एक छोटा सा राजा काम करता है, उसका नाम है मुट्टियार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयाला who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Ureyer captured the delta from the Muttayar। अब यहाँ पे एक और राजा के बारे में बात होगा जो कि चोला फैमिली से बिलोंग करता है। ये क्या करता है ना, विजयाला who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Ureyer। अब पूरा कहानी समझिए आप। ठीक है, उरेयर भी एक जगह है हमारा। इस उरेयर में कौन राजा है? चोलाज का परिवार। चोलाज यहाँ पे सिंपल सा समझ लीजिए पूरे परिवार का यहाँ पे नाम है। जैसे हम लोग आज क्या देखते हैं भाई, अलग अलग कास्ट देखते हैं, कोई मिश्रा होता है, आज कोई शर्मा होता है, कोई वर्मा होता है ना। इस प्रकार का आज हमारे पास अलग अलग कास्ट है। उसी प्रकार से आप बोल सकते हैं कि चोलाज भी क्या है? एक कास्ट है। और ये कहाँ का बात हम लोग कर रहे हैं? ये चोलाज कहाँ पे है? उरेयर में है। कहाँ पे है? उरेयर में। तो चोलाज परिवार का एक राजा जिसका नाम है विजयाला। क्या नाम है उनका? विजयाला। और ये कहाँ पे रह रहे हैं फिलहाल? उरेयर में रह रहे हैं। कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द मुट्टियार। और ये हमला करता है मुट्टियार के, मतलब जो ये मुट्टियार था हमारा जो राजा है,
यहाँ पे हमला करता है और इसको अपने कब्जे में ले लेता है। देखो पूरा कहानी समझना, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा। कावेरी नदी के आसपास जो पूरा इलाका है उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मुटियार कर रहा है। क्या वो बहुत पावरफुल राजा है क्या? नहीं, बहुत छोटा राजा है। ये छोटा राजा किसके अंदर में है? कांचीपुरम के राजा पल्लव के अंदर में है। ठीक है, ये कहानी समझ में आ गया। अगला दूसरा पावरफुल जो राजा है वो है चोलाज फैमिली से। किससे है? चोलाज फैमिली से। और ये कहाँ का राजा है बताओ? उरेयर का राजा है। उसका नाम क्या है राजा का? विजयाला नाम है। नहीं, ये बहुत पावरफुल है। मतलब कि चोला फैमिली का जो राजा है उसका नाम है विजयाला। और ये कहाँ का राजा? अभी फिलहाल उरेयर का राजा है। इन्होंने हमला किया मुटियार पे, यानी कि इन्होंने हमला किया कावेरी का जो राजा था ना, कावेरी के आसपास का राजा कौन? मुटियार। उस पर हमला किया और उसको अपने कब्जे में ये कर लिया। अच्छा, हमला किया और आसानी से जीत गया। क्यों? क्योंकि बहुत पावरफुल राजा नहीं था वो। मुटियार का बहुत पावरफुल था? नहीं, बहुत ही कमजोर राजा था। मजबूत कौन था? उसका असली राजा, जो मेन राजा था, कौन? पल्लव किंग। देखो सिंपल सा समझिए, कावेरी नदी के आसपास का जो रीजन है उस रीजन में जो कंट्रोल कर रहा है उस राजा का नाम है मुटियार। सिंपल। और वो उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। ये किसके अंदर में काम करता है? यानी कि राजा है लेकिन छोटा राजा है, लेकिन इससे भी महान राजा कौन है? पल्लव का राजा। सिंपल, मतलब कांचीपुरम का राजा, उसका नाम क्या है? पल्लव। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। अगला पावरफुल राजा जो है वो है चोलाज फैमिली से बिलोंग करता है और उस राजा का नाम है विजयाला। और वो फिलहाल कहाँ का राजा है? उरेयर का राजा है। तो ये हमला करता है मुटियार के, मतलब कि मुटियार राजा पे, और उसको अपने कब्जे में कर लेता। क्यों कर लिया? क्योंकि मुटियार शुरू से उतना पावरफुल नहीं था, बहुत कमजोर था। पूछो क्या डाउट है? सर, ये चोलास का राजा सबसे ताकतवर था या पल्लव? आगे बात चलेगा, कहानी पता चलेगा। क्योंकि अभी सब कुछ बता देंगे तो सस्पेंस खत्म हो जाएगा ना। आगे तो अभी आपके सामने पूरा कहानी क्रिएट हो रहा है, बस आगे आपको पता चलेगा। अगला, ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजवर एंड अ टेम्पल फॉर गॉडेस निशुम वसुदिनी। निशुम वसुदिनी, निशुम वसुदिनी आप इसको बोल सकते हैं। तो जब चोलाज का जो राजा था, चोलाज फैमिली का जो राजा था कौन? विजयाला। जब इन्होंने मुटियार पे हमला किया, उनको अपने कब्जे में कर लिया, और कब्जे में करने के बाद ये एक टाउन बनाता है, पूरा का पूरा एक शहर बसा देता है। उस शहर का नाम पड़ता है थंजवुर। क्या नाम पड़ता है? थंजवुर। कहने का मतलब सिंपल सा है कि चोला का जो राजा है जिसका नाम विजयाला है, उन्होंने मुटियार के ऊपर हमला किया, यानी कि कावेरी के आसपास का जो रीजन था उसके ऊपर हमला किया और उसके राजा को हरा दिया। उसका राजा कौन था? मुटियार था। उसको हरा दिया और उस पूरे इलाके को अपने कब्जे में करके वहाँ पे एक नया शहर बनाया। उस शहर का नाम क्या पड़ा? थंजवुर पड़ गया। क्या पड़ गया? थंजवुर पड़ गया। और वहाँ पे उन्होंने कई सारे टेम्पल बनाए देवियों का। उसमें से एक बहुत ही फेमस देवी जो हैं उनका नाम था निशुम वसुदिनी। ये हिंदू देवी है जिसे हम लोग पूजा पाठ करते हैं ना, दुर्गा जी का, सरस्वती जी का, गंगा जी का, है ना। इस प्रकार के देवी का हम लोग पूजा करते हैं। उसी प्रकार से इस राजा ने वो शहर को बसाने के बाद, शहर बनाने के बाद मंदिर बनवाया। किसका मंदिर बनवाया? देवी का। वो देवी का नाम क्या था भाई? निशुम वसुदिनी। ओके, आगे। द सक्सेसर्स ऑफ विजयाला conquered neighboring regions and the kingdom grew in size and power। विजयाला तो ऑलरेडी बहुत पावरफुल था। कहाँ का राजा था ये बताओ? उरेयर का। कहाँ का था? उरेयर का ये राजा था विजयाला। इसके चले जाने के बाद जो राजा बना है, अच्छा बताओ इसके चले जाने के बाद कौन राजा बना होगा? इसका बेटा बना होगा, ऑब्वियस सी बात है। पहले क्या सिस्टम था? राजा मरेगा, उसका बेटा राजा बनेगा, फिर वो मरेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, इस तरीके से चलता था। तो ये विजयाला इतना पावरफुल था कि मुटियार पे हमला किया और उसको अपने कब्जे में कर लिया। करने के बाद क्या किया? वहाँ पे एक टाउन बनाया। टाउन का नाम पड़ गया थंजवुर। थंजवुर पड़ गया।
और वहाँ पे मंदिर बनवाया देवी का। उस मंदिर का नाम था, मतलब उस देवी का नाम था निसम वसुदिनी। ओके, ये पूरा बात समझ में आया आप लोगों को? तो मंदिर का नाम हाँ, ये मंदिर नहीं, टेम्पल फॉर गॉडेस निसम वसुदिनी का मतलब है कि उस देवी का नाम है, और मंदिर का नाम अलग है। मंदिर का नाम अपना अलग है। ठीक है, ये देवी का नाम है। आगे उसके बाद विजयाला के चले जाने के बाद उसके जो सक्सेसर हुए, मतलब कि विजयाला के चले जाने के बाद जो राजा बना, उन्होंने भी अपने अगल बगल वाले जगहों पे लगातार हमला वो करते रहे, अपने अपने दायरे को वो बढ़ाते चले गए। सिंपल से समझिए कि विजयाला के चले जाने के बाद उसका जो बेटा राजा बना होगा, उसके बेटे ने भी अलग अलग छोटे छोटे जगहों पर हमला लगातार करते रहते थे और उसको जीत के अपने एरिया में शामिल करते रहते थे। इससे क्या होता है पता है? इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि विजयाला का जो पूरा का पूरा साम्राज्य था, उसके चले जाने के बाद भी वो बढ़ता ही चला गया, कभी घटा नहीं। कुछ भले मर गया, वो भले चला गया, लेकिन उसका जो बेटा जो राजा बना, उन्होंने भी अपने पड़ोसी वाले जगह पे हमला कर करके उस वहाँ के राजा को हरा हरा के अपने दायरे को और क्या कर दिया, बढ़ा दिया, अपना साम्राज्य और बड़ा कर दिया। ठीक है, आगे The Pandyan and the Pallav territories to the south and north were made part of this kingdom. पांडियन और पल्लव ये दोनों का दोनों बहुत बड़ा टेरिटरी हुआ करता था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। इन दोनों को भी हराया और इनको भी अपने कब्जे में कर लिया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि इनका साम्राज्य विजयाला के चले जाने के बाद इनका साम्राज्य फैलता ही चला गया, कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, पांडियन और पल्लव जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में होता था उस समय पे, ये दोनों भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन इन दोनों को भी हरा के विजयाला का किंगडम और बढ़ता चला गया। ओवरऑल कहने का मतलब है कि विजयाला का जो साम्राज्य था, उसके मतलब उसके चले जाने के बाद भी वो धीरे धीरे फैलता ही चला गया, कभी वो घटा नहीं। कौन फैलाया भाई? उसका सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब उसके चले जाने के बाद जो राजा बना होगा, और ज़्यादातर चांस है कि राजा कौन बना होगा? उसका बेटा बना होगा, तो साम्राज्य उसका फैलता ही चला गया। अगर राजा शादी न करे तो? हाँ, शादी यदि मान लो राजा नहीं करता है तो उसका बेटा भी नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके ही परिवार का कोई ऐसा आदमी बनेगा राजा जो बहुत ज़्यादा योग्य हो, है ना? वैसा ऐसा कई बार हुआ है। अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सर यदि उसका बेटा ही ना हो तो, बेटी ही ना हो तो कई बार राजा वैसे लोगों को राजा बना के जाता है, या फिर वो बोल के जाता है कि मेरे जाने के बाद राजा कौन बनेगा? वही बनेगा जो राजा को सबसे पसंद होगा। हो सकता है राजा का भतीजा बन जाए, राजा का भगना बन जाए, राजा का बड़ा भाई बन जाए, कोई भी बन जाए, लेकिन अच्छा आदमी बनेगा। ठीक है, आइए अगला। उसके बाद है हमारा राजा फर्स्ट कंसिडर्ड द मोस्ट पावरफुल चोला रूलर became king in 985 and expanded control over most of these areas। देखो, विजयाला जो है वो किस परिवार से बिलोंग करता था भाई? चोला परिवार से बिलोंग करता था। उसके चले जाने के बाद उसका बेटा राजा बना होगा, उसके चले जाने के बाद भी कोई और राजा बना होगा, उसके चले जाने के बाद भी कोई और राजा बना होगा। तो बहुत सारे लोग चोला परिवार से राजा बनते चले गए, एरिया अपना बढ़ाता चला गया, लेकिन चोला परिवार का सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे बेहतरीन राजा यदि कोई साबित हुआ तो वो राजा फर्स्ट। ये पूरा एक नाम है, राजा फर्स्ट। ये पहला चोला परिवार का ऐसा राजा था जो कि बहुत पावरफुल साबित हुआ, और इन्होंने भी बहुत सारे जगहों को अपने अंदर कंट्रोल करके अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, तो यदि आपसे सवाल कोई पूछे कि बताओ चोला परिवार का यानी कि चोलाज का सबसे पावरफुल राजा कौन था, हालांकि सभी ने अपना दायरा बढ़ाया है, जब राजा बना है दूसरे के ऊपर हमला करके अपना दायरा सबने बढ़ाया है, लेकिन सबसे पावरफुल कौन हुआ? राजा फर्स्ट। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ चोलाज राजा। अगला, ही ऑल्सो रिकग्नाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। और ये जब राजा था तो इन्होंने अपने एम्पायर का, अपने पूरे साम्राज्य में अच्छा व्यवस्था लेकर आए थे। राजा बोलो या राजा फर्स्ट बोलो, बात सेम है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है, तो समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब ये राजा था तो इन्होंने अपने इलाके में, अपने पूरे साम्राज्य में, जहाँ तक इनका एरिया था, पूरे एरिया में इन्होंने अच्छा सिस्टम इस्टेब्लिश किया था, जिससे लोग इनसे हमेशा खुश रहते थे। देखो, राजा बनना ही केवल नहीं होता है,
यदि आप प्रजा का यानी कि लोगों का यदि आप दिल नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर आप राजा नहीं है एक तरीके से। भले आप अपने आप को कितना भी कह लो कि हम राजा हैं राजा हैं राजा हैं, लेकिन लोग यदि आपको मान नहीं रहा है राजा ना, लोग यदि आपसे डर रहा है, बल्कि होना क्या चाहिए कि राजा से लोगों को क्या मिलना चाहिए, खुशी का भावना मिलना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, राजा से डर जाते हैं। क्यों डरता है? क्योंकि राजा डराता है, राजा डराता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था। राजा फर्स्ट चोला परिवार का बहुत अच्छा राजा था और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे बदलाव भी किए थे अपने पूरे के पूरे साम्राज्य में। इसलिए राजा केवल बनना नहीं होता है, राजा का जो असली काम होता है अपने लोगों को खुश रखना, परेशान नहीं करना, टॉर्चर नहीं करना, ये इनको अच्छी तरीके से आता था। किनको? राजा फर्स्ट को आता था। तो कोई भी लोग इनसे जल्दी दुखी नहीं रहते थे। ये असली राजा का निशानी होता है। ऐसा नहीं कि राजा बन गए और दिन रात लोगों को मार पीट रहे हैं, वो राजा किसी काम का नहीं है। फिर लोग भले डर डर के आपका सम्मान करेगा, डर डर के करेगा सम्मान आपका, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो उसके लिए आपके लिए राजा के लिए लोगों के अंदर में क्या होगा? नफरत ही होगा कि राजा बढ़िया नहीं है कि नहीं? चले, अच्छा आपने देखा है ना बाहुबली मूवी आप लोगों ने देखा है? दो भाई होता है, बाहुबली और भल्लाल देव। बाहुबली और भल्लाल देव, यार राजा तो दोनों है। हालांकि राजा बाद में बाहुबली ही बनता है, लेकिन राजकुमार तो दोनों है ना। लेकिन लोग सबसे ज्यादा बाहुबली को क्यों मानते हैं, भल्लाल देव को क्यों नहीं मानता है? क्योंकि भल्लाल देव केवल राजकुमार है, उसके दिल में प्यार जैसा कोई चीज नहीं है। वो लोगों को बहुत मारता पीटता है, लोगों को बहुत टॉर्चर करता है, लोगों पे दया नहीं करता है। लेकिन बाहुबली मूवी में क्या देखा आपने? बाहुबली लोगों से प्यार करता है, लोगों से मिलजुल के रहता है। और आपने उस मूवी में देखा होगा जब वो युद्ध लड़ने जाता है तो भल्लाल देव बलि चढ़ा देता है जानवर का। बाहुबली जानवर का बलि नहीं चढ़ाता है, वो अपना खून देवियों पे, मतलब देवी पे जो गॉडेस हमारी होती है, शायद काली जी होती है ना, हाँ, उन पे अपना खून चढ़ाती है। मतलब वो बोलना चाहते हैं बाहुबली कि देवी को खून ही चढ़ाना है ना यार, तो एक निर्दोष जानवर को क्यों मारा जाए, हमारा खून ले लो। तो अपना खून देता है। तो बताओ क्या यहाँ पे लोगों के बीच में उनका सम्मान बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। इसीलिए हमने कहा राजा होना केवल बड़ा बात नहीं है, अच्छा राजा होना बड़ा बात है, लोगों का दिल जितना बड़ा बात है। इसलिए आपने मूवी में देखा होगा कि जब बाहुबली को अपने पूरे साम्राज्य से बाहर निकाल देती है वो राजमाता, तो देखे हैं आप मूवी में कि लोग उसको कितना प्यार से अपने मोहल्ले में रखता है, कितने प्यार से उसको खिलाता है, उसके बाल बच्चे का पालन पोषण करता है। क्या ऐसा भल्लाल देव के साथ होता? कभी मार के भगाता, बोलता ऐसे भी तुम हमको मारे हो पीटे हो, पहले तुम्हारा कोई सम्मान हम नहीं करेंगे। तो वही होता है यहाँ पे। तो इन्होंने अच्छा काम किया था। आगे राजा सन राजेंद्र फर्स्ट, उसके बाद राजा फर्स्ट का जो बेटा था राजेंद्र चोला या फिर राजेंद्र फर्स्ट, आप जो भी बोल लो, continued his policies and even raided the गंगा वैली, श्रीलंका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। मतलब कि सिंपल सा ध्यान रखिएगा, चोलाज परिवार का सबसे पहला राजा जो कि पावरफुल था वो विजयाला था। विजयाला के चले जाने के बाद उसके बेटों ने उसको आगे बढ़ाया और जो सबसे पावरफुल राजा साबित हुआ वो राजा फर्स्ट साबित हुआ। उसके चले जाने के बाद भी उसके बेटे ने, और बेटे का नाम क्या है? राजेंद्र फर्स्ट, उन्होंने उस पॉलिसी को आगे बढ़ाया। मतलब कि उन्होंने भी अपना साम्राज्य आगे खूब बढ़ाया। पहले होता क्या था ना, पहले राजा का एक ही काम होता था, लड़ाई लड़ना है जितना है और अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। यही चीज़ अपने राजा अपने बेटे को सीख भी देते थे कि बेटा हम भले मर जाएं, भले हम चले जाएं, लेकिन अपने लोगों का भलाई हमेशा करते रहना और अपना दायरा बढ़ाते रहना। यार ये तो हर कोई अपना पिता चाहता है अपने बेटे से। क्या चाहता है? जैसे मान लीजिए हम लोग तो राजा नहीं है, हमारे पिताजी राजा तो नहीं है, लेकिन यार हमारे लिए राजा से तो कम नहीं है ना। मतलब हमारे पिताजी किसी जगह के राजा थोड़ी हैं, लेकिन हम लोग अपना बात करें तो क्या हमारे पिताजी हमारे लिए किसी हीरो से कम है क्या? किसी राजा से कम है क्या? नहीं है। तो हमारे पिताजी हम लोग को क्या बोलते हैं, क्या सिखाते हैं? क्या आपके पिताजी ने कभी आपको सिखाया है कि लड़ाई पीट करना, लोगों को मारना पीटना? नहीं। कोई भी पिता क्या सिखाता अपने बच्चे को? कि लोगों का सम्मान करना, लोगों को बराबर नज़रिए से देखना,
और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ था। राजा राजा फर्स्ट भी अपने बेटे यानी कि राजेंद्र फर्स्ट को समझाते थे कि बेटा हमेशा अपने प्रजा का सेवा करना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना और हमेशा आगे बढ़ते रहना। यहाँ पे आगे बढ़ने का मतलब क्या है? नौकरी ले लेना नहीं, आगे बढ़ने का मतलब है यहाँ पे अपना दायरा हमेशा बढ़ाते रहना। कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये पूरा कहानी समझ में आ गया। चलिए अगला टॉपिक जो, और हाँ इन्होंने अपना दायरा कहाँ तक बढ़ाया था भाई? गंगा, यानी कि गंगा वैली तक ये पहुंच चुके थे। सोचो कहाँ ये पहले बहुत नीचे छोटे लेवल पे रहते थे, ये धीरे धीरे गंगा तक पहुंच चुके हैं। गंगा वैली मतलब गंगा के आसपास जो इलाका है पूरा इन्होंने कब्जा कर लिया है। श्रीलंका तक इनका कब्जा है, यहाँ तक के साउथ ईस्ट एशिया तक इसका कब्जा है। साउथ ईस्ट एशिया का मतलब सिंपल सा है, जिसको आप आज देखते हैं ना, जापान, उतना दूर नहीं जाएंगे, थोड़ा सा और इधर आ जाओ, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब आपका इसके कब्जे में हुआ करता था उस समय पे। बहुत भयंकर थे राजा। चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा स्प्लेंडिड टेम्पल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स। ये हमने आपको कई बार बताया है कि उस समय के ज़माने में जो भी राजा हुआ करते थे वो सबसे ज़्यादा ना 3-4 चीज़ पे ध्यान देते थे। कोई भी राजा हो 3-4 चीज़ पे बड़ा ध्यान देते थे। पहला, भयंकर भयंकर टेम्पल बनवाते थे, मंदिर एकदम बहुत बड़े बड़े मंदिर। कभी आप साउथ इंडिया जाओ, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इन सारे जगह पे आप जाओगे ना तो वहाँ पे आपको मंदिर कम लगेगा और भयंकर प्रकार का मतलब एकदम विशाल, देख के आपको अजीब लगेगा कि यार ऐसा मंदिर भी हमारे इंडिया में है। हाँ बिल्कुल है। क्यों बनवाते थे इतना भयंकर मंदिर? ताकि अपने पावर को दिखाया जा सके। अपने पावर को दिखाने का राजा उस समय पे मात्र तरीका यह मानता था कि जितना बड़ा मंदिर बनवाएंगे उतना हमारा पावर ज़्यादा बड़ा माना जाएगा। एक चीज़ और करते थे, बड़े बड़े किले बनवाते थे वो लोग। इससे भी क्या होता है, राजा के पावर को शो किया जाता है। एक चीज़ और था, बताओ, एक चीज़ और था, आर्मी। बहुत अच्छा बात है, बहुत सही। यानी कि आर्मी राजा अपना बहुत हमेशा बढ़ाते रहते थे, क्योंकि लोगों को लगता था ना कि जिसका जितना बड़ा आर्मी होगा उतना ही वो पावरफुल राजा होगा। सिंपल कहानी है। चलिए आगे आइए थोड़ा सा बात करते हैं। स्प्लेंडिड टेम्पल्स का मतलब हो गया एकदम शानदार शानदार टेम्पल। और ब्रॉन्ज स्कल्पचर, स्कल्पचर का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्कल्पचर का हाँ बोलो, कारीगर, कारीगरी, सही बात है। स्कल्पचर का मतलब होता है, हमने आपको बोला था कि राजा उस समय पे ना अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखवाते थे। इस पे लिखवाते थे भाई, चट्टानों पे, पत्थरों पे, दीवालों पे। और जैसे जैसे हमारे सामने ब्रॉन्ज वगैरह आया, ब्रॉन्ज क्या होता है? एक मेटल होता है, मेटल के ऊपर भी इन्होंने लिखवाना चालू कर दिया। तो स्कल्पचर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आपको पत्थरों पे, दीवालों पे, चट्टानों पे, है ना, प्लेट्स पे लिखा हुआ कुछ मिल जाए, उसको हम लोग कहते हैं स्कल्पचर्स। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं कि विशाल मंदिर कौन कौन थे और किस किस प्रकार के स्कल्पचर मिले हैं और उसमें क्या लिखा हुआ करता था। पहला है द बिग टेम्पल्स ऑफ थंजावुर एंड गंगाईकोंडा चोलापुरम, जो कि चोलापुरम में है। बिल्ट बाय राजा एंड राजेंद्र आर आर्किटेक्चरल एंड स्कल्पचरल मार्बल्स। मतलब यदि हम लोग बात करें थंजावुर का, थंजावुर में राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट, इट मीन्स राजा कौन था बताओ? पिता था। राजेंद्र कौन था? उसका बेटा था। इसका मतलब बाप और बेटे दोनों ने मिलके थंजावुर और गायकोंडा में इतने भयंकर भयंकर मंदिर बनवाए हैं कि उस मंदिर को आज आप आज भी जाके देख सकते हैं। हालांकि वो मंदिर आज बहुत ही टूट फूट गया है, लेकिन उसको आज भी मेंटेन करके रखा जा रहा है ताकि लंबे समय तक वो चले और आने वाला जनरेशन उसको याद रखे। ठीक है, तो थंजावुर में बहुत सारे टेम्पल्स बनवाए हैं राजा फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ने, यानी कि बाप और बेटे दोनों ने मिलकर बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, जिससे साफ दिखता है आर्किटेक्चरल और स्कल्पचरल मार्बल। कहने का सिंपल सा मतलब है कि एक से एक कलाकारी, एक से एक कारीगरी मंदिरों में दिखता है। एकदम बहुत भयंकर भयंकर दिखते हैं और बहुत सारे स्कल्पचर भी दिखते हैं, दोनों के बारे में लिखा हुआ। मतलब कि बाप और बेटे दोनों क्या थे? राजा थे ना भाई। पहले राजा उसका बाप था, बाद में उसका बेटा राजा बन गया, तो थे तो दोनों राजा ही। तो दोनों के बारे में बहुत सारे स्कल्पचर्स भी मिले हैं जिसमें दोनों राजा के बारे में लिखा गया है। चट्टानों में, दीवालों में, पत्थरों में,
ब्रॉन्ज प्लेट पे, इन सारे जगहों पे इनके बारे में लिखा हुआ भी मिलता है। अगला, टेम्पल्स वेर ऑल्सो इंडोर्ड विथ लैंड बाय रूलर्स एज वेल एज बाय अदर। हमने आपको ये बताया था कि मंदिर में ना दान बहुत पड़ता था उस समय पे। मंदिर में दान, अच्छा आज हम लोग मंदिर में क्या देते हैं दान भाई, 200 रुपये 400 रुपये, मतलब आपका जितना हैसियत है आप उतना देते हैं। उस समय पे मंदिर में दान राजा भर भर के देता था। क्या? सोना चांदी हीरा मोती, है ना, जमीन पैसा, बहुत कुछ राजा दम भर भर के देता था मंदिरों में दान, क्योंकि उसको पता था मंदिर में दान जितना भी दे दो घटने वाला पैसा है नहीं, बल्कि पैसा बढ़ने वाला ही है। क्योंकि वो लोग क्या मानते थे कि जितना दान करोगे भगवान उतना आपको देगा। हम लोग आज भी वही बोलते हैं कि जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। बढ़ता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन लोग ऐसा मानते हैं, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ पे है। तो राजा बहुत ज़्यादा दान देता था मंदिरों में। राजा का मन किया जमीन मंदिर के नाम पे कर दो, मंदिर के नाम पे जमीन दे दिया, खजाना में से एक पेटी निकाल के सोना दे दो, सोना दे दिया। इस प्रकार का दान राजा देते रहते थे मंदिरों में, क्योंकि राजा भगवान वगैरह में विश्वास ज़्यादा रखते थे। ठीक है, आगे। The produce of this land went into maintaining all the specialists who worked at the temple and very often lived near it, like priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. अब बताइए, समझेगा ध्यान से। जो जमीन राजा ने गिफ्ट में दिया है टेम्पल को, उस जमीन पे जो अनाज उपजेगा उस अनाज का क्या किया जाएगा? पहला बात तो मंदिर से जुड़े हुए जितने भी आदमी हैं, जैसे सफाई करने वाले लोग, खाना बनाने वाले लोग, पुजारी, है ना, मतलब कि जैसे एक बार होता क्या है इसमें समझो, राजा ने जमीन दे दिया किसको? मंदिर को दे दिया। अब उस मंदिर का जमीन हो गया है, तो मंदिर वाले जमीन पे क्या करवाएंगे? क्या इसे बंजर छोड़ देंगे? नहीं, खेती करवाएंगे। उस खेती में जो अनाज उपजेगा उस अनाज को पहले क्या किया जाएगा? अपने लिए स्टोर करके रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मंदिर में करने वाले काम करने वाले लोग एक दो थोड़ी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। पुजारी होंगे, क्या पुजारी एक होता है? बहुत पुजारी होंगे, उनका पेट कहाँ से भरेगा? उसी अनाज से। सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई करेगा मंदिर का, उसको भी उसी से पेट भरना है। ओवरऑल कहने का मतलब है कि मंदिर के ज़मीन से जो अनाज उपजेगा सबसे पहले मंदिर के भलाई में ही खर्चा किया जाएगा। मंदिर के भलाई मतलब पुजारी को दिया जाएगा अनाज खाने पीने के लिए, सफाई कर्मचारी को दिया जाएगा, और जो अनाज बच जाएगा उसको बेच के पैसा लाया जाएगा और उस पैसे से मंदिर को और बड़ा बनाया जाएगा। तो वहाँ पे पूरा का पूरा जो सिस्टम हुआ करता था कि ज़मीन पे अनाज उपजाओ, पहले जितना ज़रूरत है उतना रखो, और जो बच गया उसको बेच के पैसा लाओ, और पैसे से क्या करो? मंदिर को और बड़ा बनाते जाओ। ऐसा उस समय पे सिस्टम चलता रहता था। जैसे देखो यहाँ पे वही बात लिखा गया है कि द प्रोड्यूस ऑफ दिस लैंड वेंट इनटू मेंटेनिंग ऑल द स्पेशलिस्ट हु वर्क एट द टेम्पल एंड वेरी ऑफन लिव्ड नियर इट, लाइक, मतलब कि उस मंदिर से जो भी अनाज उपजेगा उस अनाज का भलाई में इस्तेमाल किया जाएगा। और किसके किसके भलाई में? सबसे पहले पुजारी। गार्लैंड मेकर का मतलब हुआ, बताओ बताओ बताओ, सिंपल है, बता सकते हैं आप लोग। जो माला बनाता है भाई, मंदिरों में माला बनाने वाले भी लोग उस समय पे होते थे। माला बनाना, भगवान पे माला बना के चढ़ाना, तो उसको भी पेट कहाँ से भरना है? उसका इसी जमीन के अनाज से भरना है। उसके बाद कुक, मंदिर में जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं उनका भी पेट यहीं से भरेगा। स्वीपर, साफ करने वाले, म्यूजिशियन, म्यूजिक, गाना वगैरह, भक्ति वगैरह होता रहता है, तो इन सभी लोगों को, डांसर, डांस भी होता रहता है, नृत्य कला ये सब होता रहता है मंदिरों में, तो इन सबको जो दान दक्षिणा दिया जाएगा, इनका जो पेट भरा जाएगा वो कहाँ से भरेगा? इसी अनाज से भरेगा। तो मंदिर, ध्यान रखिएगा, मंदिर केवल पैसा भरने का जगह नहीं था, मंदिर लोगों के भलाई के बारे में भी सोचता था। आप इमेजिन करो कि एक मंदिर से 200-300 लोगों का घर चलता था। एक मंदिर से 200-300 लोगों का घर चलता था। कैसे भाई? उसमें पुजारी भी हैं, सफाई कर्मचारी भी है, गाना गाने वाले लोग भी हैं, डांसर भी हैं, सब कोई है। तो एक मंदिर केवल और केवल अपना धन संपत्ति भरने में विश्वास नहीं रखता था, बल्कि लोगों के भलाई में भी विश्वास रखता था। और इन सबका भलाई करता कौन था बताओ? राजा, क्योंकि राजा ही तो जमीन दे रहा है। राजा नहीं जमीन देगा तो क्या आप कर लोगे? इतना कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि राजा का विश्वास मंदिर के प्रति, पूजा पाठ के प्रति बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, अगला। इन अदर वर्ड्स, टेम्पल्स वर नॉट ओनली प्लेसेस ऑफ वर्शिप
दे वेयर द हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। वही बात है जो हमने कहा कि मंदिर केवल और केवल पूजा पाठ करने का जगह नहीं था, चंदा इकट्ठा करके रखने का जगह नहीं था। मंदिर लोगों के भलाई के बारे में, लोगों के अच्छाई के बारे में और लोगों के पालन पोषण के बारे में भी सोचता था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चल, और कई बार तो जो गरीब लोग हुआ करते थे, जिनके पास खाने तक का पैसा नहीं होता था, उनको मंदिर वाले लोग दक्षिणा भी दे देते थे दान में कि लो ये पैसा लो और अपना घर परिवार चलाओ, आगे बढ़ो। तो मंदिर बहुत अच्छा काम करता था उस समय पे। अगला, द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज वॉज द मोस्ट एक्सटेंसिव। चोला ब्रॉन्ज इमेज वॉज कंसिडर्ड अमॉन्ग्स द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। उसके बाद हमारे सामने आया ब्रॉन्ज, जिसमें यह पता चला कि ब्रॉन्ज के ऊपर भी कुछ चीज़ लिखा जा सकता है, इमेज बनाया जा सकता है। तो ब्रॉन्ज के ऊपर भी बहुत सारे देवी देवताओं का इमेज बनवाया गया। किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा, पुजारियों के द्वारा देवी देवताओं का मूर्ति बनवाया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, राजाओं ने अपने बारे में ब्रॉन्ज के ऊपर खूब लिखवाया है, भर भर के लिखवाया कि लिखो हम ऐसे हैं, वैसे हैं, महान है, ये है, वो है। तो जब ब्रॉन्ज के ऊपर इन लोगों ने लिखा तो बिल्कुल एक अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि अभी तक किसके ऊपर लिखा जाता था? दीवालों पे, पत्थरों पे, चट्टानों पे, लेकिन अब किस पे लिखा जा रहा है? ब्रॉन्ज के ऊपर लिखा जा रहा है। और ब्रॉन्ज के ऊपर लिखने से थोड़ा अच्छा दिखता था वो, है ना। पेपर बहुत बाद में आया, पेपर से भी पहले हम लोग ना पत्तों पे लिखा करते थे। ये हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है, बहुत ऊपर क्लास का बात है। आप आइए क्लास नाइन्थ में भी नहीं, 10th में आइए। 10th में आपको पता चलेगा कि पेपर का इन्वेंशन कैसे हुआ है। 10th में ना हिस्ट्री में एक चैप्टर है प्रिंट कल्चर के नाम से, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये एक चैप्टर है क्लास 10th के हिस्ट्री में, लास्ट चैप्टर है। उसमें आपको पता चलेगा कि पेपर आया कैसे, तो वहाँ पे हम लोग समझेंगे। अभी फिलहाल हमारे टॉपिक का वो पार्ट नहीं है। आगे बढ़े। तो क्या मंदिर केवल और केवल चंदा लेने का जगह था? बोलो, नहीं। केवल क्या लूटने का जगह था? नहीं भाई, लोगों के भलाई के बारे में भी सोचता था, है ना, लोगों का पेट भरता था वो। अगला, उसके बाद जब ब्रॉन्ज जब हमारे पास आया तो भारी मात्रा में राजा ने ब्रॉन्ज के ऊपर अपने बारे में लिखवाया। पुजारी ने मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने देवी देवताओं का मूर्ति बनवाया। किस पे? ब्रॉन्ज पे। तो ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। उसके बाद जब आज के समय में जब हम लोग धरती खोजते हैं, तो धरती खोद के रिसर्च करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ज़मीन के नीचे से ब्रॉन्ज प्लेट मिलते हैं जिस पे कुछ लिखा हुआ है, जो कि हम लोग आज तो समझ नहीं पाते हैं, लेकिन देवी देवताओं का इमेज बना हुआ है वो तो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, आगे। वाइल मोस्ट इमेजेज वेयर ऑफन डिटीज, समटाइम्स इमेजेज वेयर मेड ऑफ डिवोटीज एज वेल। तो ज़्यादातर ब्रॉन्ज के ऊपर क्या लिखा हुआ था? क्या बना होता था? देवी देवताओं का मूर्ति, देवी देवताओं का चेहरा बना होता था ब्रॉन्ज प्लेट के ऊपर। कोई दिक्कत नहीं इसमें, समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि राजा उस समय पे मंदिरों में दक्षिणा दान भर भर के देता था। उस दान से खेती बाड़ी होता था, अनाज उपजाया जाता था, और उस अनाज से पूरे के पूरे इस प्रकार के लोगों का पेट भरना होता था जो मंदिरों से जुड़ा हुआ होता था, चाहे वो म्यूजिशियन हो, डांसर हो, कोई भी। ठीक है, इस तरीके से टॉपिक भी हुआ हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक है जो कि हम लोग कल डिस्कस करेंगे अगले वाले क्लास में, वो है एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।